अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 8 जनवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में जो कोरोना के नए केसेस आए हैं उनकी तादाद है 1345 और जो पॉजिटिविटी या मुस्बत रहने की शरह है वो है 2.89, तकरीबन 2.90 पे पहुंच चुकी है। अब ये हर गुज़रते दिन के साथ ओमिक्रॉन की वजह से पाकिस्तान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगरचे ये कहना कि क्या पाकिस्तान में दर हकीकत इतने ही केसेस आते हैं 24 घंटे में जितने हमें बताया जाता है और यही मुस्बत रहने की शरह है जो हमें बताई जाती है, तो इस पर ज़रा मुश्किल है एतबार करना, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो शोबा है, जो शुमारियात का, स्टैटिस्टिक्स का या जो रिसर्च का, वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से मुसलसल जो केसेस हैं पाकिस्तान में कोरोना के, वो बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है ओमिक्रॉन। और कराची के जो लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से जो मुस्बत रहने की शरह है वो बहुत ज़्यादा है कराची में, यानी 10% से भी ज़ायद हो चुकी है। इसलिए वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवालात लोग पूछते हैं कि हर एक का मुश्किल होता है फ़र्दन जवाब देना या इंडिविजुअली जवाब देना, तो पहले अगरचे मुमकिन था, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि वो सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसका मैं जवाब अपनी वीडियो में ज़रूर दे दूँ, चाहे मैं इस चैनल पर दूँ या मेरा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसमें दूँ। अभी जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो है बूस्टर के मुतालिक। मेरे वो दोस्त, बहन, भाई और बुज़ुर्ग जिनको चाइनीज़ वैक्सीन लगी थी, चाहे वो साइनोफार्म की 2 डोजेज़ हों या कैनसाइनो की 1 डोज़ हो या साइनोवैक की 2 डोजेज़ हों और उनको 5 से 6 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज़ को लगे हुए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को बूस्टर लगवाएं। और पाकिस्तान में 30 साल से ज़्यादा की उम्र के तमाम जो लोग हैं उनको बूस्टर की इजाज़त है। और कोशिश यही करें कि जो बूस्टर है वो जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे बनी हुई वैक्सीन्स हैं, जिसके बारे में अब पूरी दुनिया में तकरीबन ये साबित हो चुका है कि वो बेहतरीन वैक्सीन है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में जब कभी भी कोई शक और शुबा आता है तो वो प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि साइंस की कोई भी जो ईजाद होती है, जो ही वक्त गुजरता है तो उसमें बेहतरी ही आती है। मिसाल के तौर पे हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते थे जिसको हम बटन वाले कहते हैं, लेकिन अब कितने लोग आपको मिलते हैं कि जो बटन वाले इस्तेमाल करते हैं और एंड्रॉयड या टच नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और यही हुआ है वैक्सीन के सिलसिले में कि जो फाइज़र और मॉडर्ना में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, मैसेंजर आरएनए की टेक्निक, वो सबसे दुनिया में लेटेस्ट है और अच्छी है और अभी तक की महफूज है। महफूज का यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि कोई भी वैक्सीन या दवाई जब दुनिया में आती है, ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, तो पहले जो 6 महीने के अंदर कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट अगर आना होता है तो वो आ जाता है। और कहा यह जाता है कि 6 महीने के बाद कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट आने के अमकानात कम से कम होते हैं। और अब तो आप दोस्तों को पता है कि काफ़ी अरसा गुजर चुका है इन वैक्सीन को इस्तेमाल होते हुए और कोई बहुत बड़ा ऐसा साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने नहीं आया कि जिससे परेशानी या पशेमानी हो। तो वो तमाम लोग जिनको चाइनीज़ वैक्सीन लगे हुए हो चुके हैं 5 से 6 महीने से ज़्यादा, तो वो बूस्टर ज़रूर लगवाएं। और ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जिनको कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है। एक मैं स्टडी का जिक्र करता हूँ, एक बड़ी अहम स्टडी है, अभी 2 दिन पहले यानी इनफैक्ट 6 जनवरी को वो एक बहुत अहम जरीदे में शाया हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, जिसने कुछ बातों को साबित किया है हमारे लिए कि वैक्सीन की क्या अहमियत है। 2 किस्म की वैक्सीन होती है, एक होती है प्राइमरी वैक्सीन या प्राइमरी वैक्सीनेशन और एक होती है बूस्टर। प्राइमरी क्या होती है? जैसे पाकिस्तान में जो साइनोफार्म की पहली और 2 डोज लगी, तो इसको हम कहेंगे कि किसी को प्राइमरी वैक्सीन लगी हुई है या प्राइमरी वैक्सीनेशन हुई है। कैनसाइनो की 1 लगी हुई हो या फाइज़र की 2 लगी हो या मॉडर्ना की 2 लगी हो या जॉनसन एंड जॉनसन की 1 लगी हो या स्पुतनिक वी की 2 लगी हो, तो इसका मतलब है कि उस शख्स को प्राइमरी वैक्सीनेशन हुई है। उसके बाद आता है बूस्टर जो वैक्सीनेशन या बूस्टर का जो किरदार या बूस्टर की अहमियत, कि वो तमाम लोग जिनको प्राइमरी वैक्सीनेशन हुई हो और वो लोग जिनको कोई बूस्टर लगा हुआ हो, तो उनमें इस चीज़ के चांसेस कम हैं कि कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो ओमिक्रॉन ही क्यों ना हो, जिसको हम कहते हैं B.1.1.529, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यानी किसी शख्स को अगर हो भी गई है इन्फेक्शन तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हैं। देखें, पॉजिटिव होना या हल्की अलामात आना कोई इतनी ज़्यादा अहमियत की बात नहीं है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन आप बीमारी की शिद्दत का ज़्यादा हो जाना, खुदा न खास्ता इस हद तक हालत का ख़राब होना कि आपको हस्पताल लेके जाना पड़े, इस हद तक हालत का ख़राब होना कि आपको ऑक्सीजन या बाईपैप या सीपैप मशीन लग जाए, इस हद तक हालत का ख़राब होना कि खुदा न खास्ता आपको इंटेंसिव
केयर यूनिट या आईसीयू में दाखिल करना पड़े और खुदा न खास्ता मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, तो उसको ये बहुत कम कर देती है ये चीज़, जिसको हम प्राइमरी और बूस्टर वैक्सीनेशंस कहते हैं। एक स्टडी हुई, उस स्टडी में तकरीबन 400 से ज़ायद जो सेंटर थे वहाँ के 12,28,000 से ज़्यादा जो लोग थे उनको इस स्टडी में शामिल किया गया। ये वो लोग थे कि जिनको वैक्सीन लगी हुई थी, और उसके बाद इनमें से देखा गया कि वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हों, चाहे वो प्राइमरी वैक्सीनेशन से ही क्यों ना हो, तो उनमें कम चांसेस होते हैं कि बीमारी की शिद्दत ज़्यादा आने के। ये जो 12,28,000 से ज़ायद लोग थे, इनमें से तकरीबन जो है 4,446 ये जो लोग थे उनमें इन्फेक्शन हुई है, और उनमें से भी 189 यानी तकरीबन 190 के करीब वो लोग थे जिनमें बीमारी ज़्यादा शदीद हुई, और उनमें से 36 जो लोग थे उनकी डेथ गई, इसके बावजूद कि उनको वैक्सीन लगी हुई थी। लेकिन ये कौन से लोग थे कि जो वैक्सीन लगने के बावजूद जिनको नुकसान हुआ? ये वो लोग थे जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा थी, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ थे कि उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर था और उनको 6 बीमारियों में से कोई एक थी, लेकिन जिनकी जान गई तो उनमें एक से ज़्यादा यानी 4 या 5 ये रिस्क फैक्टर थे जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। एक तो शुगर, वो लोग जिनको शुगर हो तो उनको बीमारी की शिद्दत आ सकती है ज़्यादा। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं 5 हमारे जिस्म में ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे औज़ा हैं जिसको हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन्स। वो कौन कौन से हैं? ब्रेन है, हमारा हार्ट है, दिल यानी, उसके बाद हमारे लंग्स यानी फेफड़े हैं, लिवर यानी जिगर है, और किडनीज़ यानी गुर्दे हैं। तो देखा यह गया है कि शुगर के अलावा जिनकी उम्र ज़्यादा है 65 साल से ज़्यादा, और जो कोई ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिससे उनकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो उनके अलावा ये 5 ऑर्गन्स की कोई भी पुरानी बीमारी, जैसे अगर किसी को ब्रेन का मसला है यानी दिमागी बीमारी है, और किसी को दिल की पुरानी बीमारी है, किसी को फेफड़ों की पुरानी बीमारी है, किसी को जिगर की पुरानी बीमारी है, या किसी को गुर्दों की पुरानी बीमारी है, इसको हम कहते हैं 5 ये रिस्क फैक्टर, एक शुगर का रिस्क फैक्टर, और बाकी 2 मैं बता चुका हूँ कि उम्र 65 साल से ज़्यादा और इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। अब जितने ज़्यादा ये रिस्क फैक्टर इकट्ठे होते जाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी शख्स के अंदर जब कोरोना वायरस जाएगा, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो डेल्टा हो, या जैसे अभी फ्रांस से भी एक नया वेरिएंट आया जिसके ऊपर कल मैंने अपना जो दूसरा चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो वो फ्रांस का जो वेरिएंट है B.1.640.2, तो चाहे वो ही क्यों ना हो, तो अगर तो किसी में ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं तो बीमारी की शिद्दत भी ज़्यादा हो सकती है, और खुदा न खास्ता ज़िंदगी को नुकसान होने का डर भी होता है। लेकिन इससे भी आप बच सकते हैं, वो मैं वीडियो के बिल्कुल आखिर में जिक्र करता हूँ कि कैसे बच सकते हैं, तो क्योंकि वो भी इसी स्टडी का हिस्सा है। लेकिन जितने रिस्क फैक्टर कम होंगे बीमारी की शिद्दत उतनी कम होगी। देखा यह गया कि इनमें से जो ये लोग जिनकी डेथ हुई, जिनकी जो ज़िंदगी की बाजी हारे, उनमें 4 या 4 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर थे। लेकिन वो लोग जिनमें एक कोई रिस्क फैक्टर हो तो बीमारी की शिद्दत ज़रूर होती है, लेकिन ज़िंदगी उनकी भी बच जाती है। लेकिन वो लोग जिनमें चाहे उनके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा थे, लेकिन अगर कोरोना होने के बाद उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगी, यानी अगर आपका जिस्म किसी बीमारी का शिकार है तो जाहिर है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रहा उस वायरस के ख़िलाफ़। लेकिन अगर आप उसको बाहर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगा देते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन में आप पाकिस्तान में भी अब हैं और पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को मिल जाती है, तो उस सूरत में क्योंकि वही किरदार अदा करती हैं जो आपका इम्यून सिस्टम किरदार अदा करता है, तो चाहे आपके अंदर रिस्क फैक्टर क्यों ना ज़्यादा हो, लेकिन इस स्टडी में देखा गया है कि अगर वो लोग जिनकी जो तादाद थी 4,446 जिनको वैक्सीनेशन के बावजूद उनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगने के बाद उनमें उनकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि एक होता है इन्फेक्शन का या पीसीआर का पॉजिटिव आ जाना या हल्की अलामात का होना, तो इसको हम कहते हैं कि कोई इन्फेक्टेड है। एक होता है बीमारी का ज़्यादा होना, उससे हम कहते हैं डिजीज़ है। एक होता है बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होना कि आपको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ गई है, इसे हम कहते हैं कि सीवियर डिजीज़ है। और एक होता है कि खुदा न खास्ता आपको आईसीयू में या वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि क्रिटिकल डिजीज़ है। तो ये जो मुख्तलिफ मरहले हैं बीमारी के या फेजेस हैं बीमारी के, इसके फ़र्क को भी आप लोगों ने समझना है। तो ओमिक्रॉन की वजह से पाकिस्तान में 5वीं वेव ज़ाहिर आ चुकी है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से ही समझते हैं कि क्या किन चीज़ों का एहतियात करना है और कैसे। ये देखें, 1 महीना ही है सबसे अहम, ये जनवरी का
अपने उस चैनल पे मैं बार बार लोगों को कहता रहा हूँ कि दिसंबर के आखिरी 15 दिन और जनवरी का पूरा महीना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अहम है। तो जनवरी के महीने को आपने बहुत एहतियात से गुजारना है अपने और अपने फैमिली के लिए। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है दुनिया भर में घूमने के लिए। तो ये कुछ एहतियात करें ताकि आप अपना भी बचाव कर सकें और अपने प्यारों का भी बचाव कर सकें ख़ास तौर पे जो फैमिली में बहुत बूढ़े हैं और जो फैमिली में बिल्कुल कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आपने इस बीमारी से बचाना है। कोशिश होगी कोई और अपडेट हुई तो आप दोस्तों के लिए लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।